अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। आज मुझे चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सेंटर ऑफ मास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है। तो बस अब इसी डेफिनेशन में टोटल वेट की जगह आप मैस लगा दें बस, तो वह वही डेफिनेशन बन जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे टोटल बॉडी का मैस एक्ट कर रहा होता है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करें, डिफरेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देन आपको सेंटर ऑफ मैस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप देखिए कोई भी बॉडी है और वो मैनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल हैं। जब इस बॉडी को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो इसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है, अगर हम इसको रोटेट करवाना चाहें इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं, लेट ये लाइंस आप कंसीडर इमेजिन कर रहे हैं, ये लाइंस जो हैं इस पे मार्क की गई हैं, ये हर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी है, जब ये बॉडी ऐसे मूव करेगी तो हर पार्टिकल की डायरेक्शन किस तरफ है? इस डायरेक्शन में। और जबकि इधर वाले पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? इस हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वेलोसिटी में बताया था कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। लेट्स सपोज जैसे कि मैं ये कहूं कि ये मीटर रूल है और अगर इस ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे जो लाइनें मैं कह रहा था, लेट्स सपोज 3 पार्टिकल को शो करता हूँ, तो उनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, और ये क्योंकि रोटेशन ऐसे होनी है तो इन पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में, ऐसे है ना। तो फिर ये बॉडी रोटेट करेगी, तो अब इसका मतलब है इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उन पार्टिकल की वेलोसिटी उन डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी सेम तो ना होगी, उनकी डायरेक्शन और है और इस पार्टिकल की डायरेक्शन और है जब ऐसे रोटेट करेगा आपके सामने। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि सर ये सारी बॉडी के जो पार्टिकल हैं, अगर ये मोशन में है बॉडी, तो हर पार्टिकल की बॉडी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी भी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, इस सेकंड लॉ हर पार्टिकल पे भी एप्लीकेबल है और पूरी बॉडी पे भी एप्लीकेबल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो कैसे। अभी भी इस ये बॉडी जब रोटेट कर रही है, अभी भी इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए तो ये बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है। वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। और सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका सेंटर होता है। जैसे कि ये 100 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि 50 सेंटीमीटर है। वहां पे अगर बॉडी को प्लेस किया जाए उस पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे, तो ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी, तो इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का। इसके अलावा जो आपकी बुक में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वो उसने रेंज की मोशन से दिया है। रेंज क्या है? जिससे ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम नट वगैरह ओपन या लूज या उसको टाइटन करते हैं। अब उसकी शक्ल मैंने शेप ऐसे बनाई है। अब इसी तरह जैसे ये मैंने आपको बताया, इसको रोटेट करेंगे तो इसकी रोटेशन ऐसे शो की गई है, यूं आपकी बुक में इसको दिखाया गया। हमने इस बारे में ये सीखना है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है और उसकी मोशन क्या है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये रेंच आप देख रहे हैं, फर्स्ट इसकी ये सिचुएशन है, पोजीशन है। जब आप इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो वो ये है और देन ये है। और मैं थोड़ी सी इसकी फिगर बनाई है क्योंकि बहुत ज्यादा आपके बुक पे तो ये मैसिव हो जाएंगी ज्यादा फिगर, तो इसीलिए अब नाउ इस कंडीशन में है और फिर इस कंडीशन में, देन इस कंडीशन में, और फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है।
आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको सर्कल या डॉट ब्लू डॉट्स से शो किया है। अब ये आप देख रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन जब की गई तो आप ये देखेंगे कि इसका ये वाला पॉइंट आपको इस तरह नजर आएगा मूव करता हुआ। तो ये पॉइंट जो ब्लू डॉट मैंने बनाया, आपकी बुक में उसने येलो डॉट लिखा है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास को शो कर रहा है। रीजन क्या है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पॉइंट लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा है लीनियर मोशन ऑफ द डॉट। ये जब ये बॉडी रोटेट कर रही है, रेंज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। और भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं इस सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए, लेकिन आपके लिए यही सफिशिएंट है, इसको आपने समझना है। देन इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसकी तरफ आते हैं। लेट्स सपोज हम इसको डिफाइन कैसे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसका, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। जैसे कि मैंने रेंज की एग्जांपल में आपको ये वाला पॉइंट बताया कि इसका टोटल सेंटर ऑफ मास इधर है। मीटर रूल की एग्जांपल में क्या बताया कि 50 सेंटीमीटर पे इसका टोटल सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि इसका ये यूनिफॉर्म बॉडी के लिए होता है। नेक्स्ट, अब एक्सप्लेन कैसे करना चाहेंगे, जैसे कि आपने ये देखा है इससे पहले कि हमने एक रेंज को कंसीडर किया है और इसकी मोशन कैसे है, ओवर फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर है, ऐसा ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर फ्रिक्शन मिनिमम है। तो देन हम क्या देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है उसको हमने ऑब्जर्व किया और इसकी मोशन लीनियर मोशन बनती है। Consider a rotating wrench sliding along a frictionless floor as shown in fig। जैसे कि ये मैंने दिखाया, आपने अपने जब भी ये टॉपिक आए और पूछा जाए तो इसी तरह की इतनी फिगर बना लें, काफी है। दिस इज देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रोटेटिंग wrench। इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। देयरफॉर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर क्या होगा, वो तो बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। Therefore, according to Newton first law of motion, blue dots follow linear path with constant speed। constant speed से ये मूव कर रहे हैं, इनकी ये मोशन हमें ऐसे नजर आएगी। So we can say that center of mass of wrench is concentrated at blue dots। अब ये था हमारा टॉपिक इसके रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड। आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ मुझे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कैसे कि आप सेकंड लॉ को कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, ऐसे लिखते हैं। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, ये बच्चे एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जो फिजिक्स में कैलकुलेशन में। कैसे, जैसे ये बॉडी है, अब हर पार्टिकल का तो मास जो है वो डिफरेंट होगा, और लेकिन स्टिल इस बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल मास एक्ट करता है। तो हर बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना बड़ा डिफरेंट होगा। तो कितने पार्टिकल इसके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इस बॉडी के बहुत ज्यादा पार्टिकल है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, आपने एटम वगैरह पढ़ा है। तो हर पार्टिकल का मास और फिर उसका क्या एक्सेलरेशन फाइंड करना कितना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन सेंटर ऑफ मास की वजह से कितना आसान है कि अभी भी, जैसे पहले मैंने बताया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अभी भी इस बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस बॉडी का टोटल मास एक्ट कर रहा है। अगर उस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। न्यूटन सेकंड लॉ यही है। तो आप ये देख सकते हैं F इज इक्वल टू एम में। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा है, उसी पॉइंट का है, सेंटर ऑफ मास। तो देन सेंटर ऑफ मास पे जब ये आपने फोर्स अप्लाई करी तो ये क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट कर दिया फोर्स की डायरेक्शन में। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। इसी तरह जब आप ये कहते हैं कि
मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv। तो ये जो v वेलोसिटी होती है ये भी उसी सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल होता है उसी पॉइंट की होती है। उस पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका मोमेंटम इस तरह आएगा। तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भला कैसे? क्योंकि हमें हर पार्टिकल का ना तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है ना एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ता है। डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं और ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और बड़ा इजी हो जाता है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके लास्ट पे एक एमसीक्यू है, वो आपने ज़रूर समझना है कि आपने डंबल देखे होंगे। अगर एक साइड पे या वेट लिफ्टर जो होते हैं और वो ऐसे वेट को उठा के ऐसे यूँ करते हैं, तो आपने कभी देखा है अगर एक साइड पे जो व्हील हैं वो ज़्यादा कर दिए जाएँ और दूसरी साइड पे कम कर दिए जाएँ, तो देन वो यहाँ से नहीं पकड़ सकेगा, ऐसे नहीं उठा सकेगा क्योंकि इस साइड पे मास बहुत ज़्यादा है। अब सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया है, तो फिर उसको कहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी? जहाँ पे जिस साइड पे मास बढ़ गया है, उसको यहाँ से उधर से भी छोड़ देगा, यहाँ से फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये देखें, इससे हमने क्या सीखा है कि जिधर बॉडी का मास ज़्यादा हो जाता है, तो सेंटर ऑफ मास भी उधर शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बड़ा आसानी से ये समझ सकते हैं इसी रेंच की एग्जांपल से। आप जैसे ये देख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे यहाँ पे होगा कि अगर इस बॉडी को यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो मूव करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस ना हो। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा हैवी है, तो तकरीबन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसी चीज को तो मैंने यहाँ से एग्जांपल से समझाया है। यही चीज है जो सेंटर ऑफ मास। और इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है, गौर कीजिएगा। कॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, कोई भी है बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज शिफ्टेड टूवर्ड, किधर शिफ्ट होगा हमेशा, टू वर्ड हैवियर बॉडी। जैसे कि ये मैंने देखा है, अब इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस साइड पे शिफ्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।